जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हमारी बीपीएजी 172 शासन मुद्दे एवं चुनौतियों की तीसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक वो दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको आई बटन में या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसकी लिंक डाउनलोड करने की मिल जाएगी, तो वहां से आप इन सभी क्लासेस की जो है फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इन सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को चाहते हैं तो इसके लिए आप गैस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो सिंपली आपको सर्च बार में जाना है और अपना पेपर कोड सर्च करना है BPAG 172। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस हम अपनी क्वेश्चन की ओर। अभी तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं हम आशा करते हैं कि आप उनको अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, शासन में सूचना व संचार तकनीकों के प्रयोग समझ आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाली। यानी कि जब हम शासन में कोई सूचना या संचार तकनीकी प्रयोग होती है तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो देखेंगे। तो आज के डिजिटल युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का शासन व्यवस्था में उपयोग बढ़ता जा रहा है। ई गवर्नेंस, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सरकारें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बन रही हैं। लेकिन इनके साथ साथ कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं जो इस तकनीक के सफल उपयोग में बाधा बन रही हैं, क्योंकि आजकल जो सब कुछ हो गया, सब कुछ कैसा हो गया, डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल में क्या क्या कमियां आ रही हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है डिजिटल डिवाइड। भारत जैसे देश में आज भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर है। कई गरीब और ग्रामीण लोग अभी भी इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। इससे ई गवर्नेंस योजनाओं का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा बुजुर्ग, अनपढ़ या तकनीक से अनजान लोग भी इन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाए। तो यहाँ पर होता क्या है, यानी कि कुछ ग्रामीण के क्षेत्रों, ग्रामीण या इलाका है जहां पर इंटरनेट, स्मार्टफोन अभी भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वो ई गवर्नेंस जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कम डिजिटल साक्षरता, यानी कि लोगों को सूचना, यानी कि जो डिजिटलीकरण यानी कि सूचना की जो तकनीक है उसका सही उपयोग नहीं पता है। तो सूचना तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब लोग उसका उपयोग करना जानते हों। यानी कि जब तक आप लोग डिजिटल चीजें यूज करना नहीं जानेंगे तब तक उसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या अभी भी डिजिटल साक्षर नहीं है। ऐसे में आईसीटी आधारित सेवाओं को अपनाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है साइबर सुरक्षा की चुनौतियां। जैसे जैसे सरकारें अधिक डिजिटल हो रही हैं वैसे वैसे साइबर हमलों का भी खतरा बढ़ रहा है। सरकारी डाटा की चोरी, वेबसाइट हैकिंग, फिशिंग और अन्य साइबर अपराध प्रशासनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इसके बाद है अधोसंरचना की कमी, यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि आईसीटी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इंटरनेट, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सर्वर और डेटा सेंटर जैसी मूलभूत संरचना जरूरी है। कई क्षेत्रों में अब भी ये सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं है, जिससे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है प्रशासनिक ढांचे में लचीलेपन की कमी, यानी कि सरकारें जो सरकारी होती है, सरकारी तंत्र में और पारंपरिक सोच के कारण नई तकनीकों को अपनाने में देरी होती है। अधिकारी और कर्मचारी कई बार नई तकनीकों को लेकर अनिच्छुक रहते हैं, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा होती है। यानी कि जो सरकार में जो काम कर रहे हैं वो लोग जो है नई तकनीकों को अपनाने में थोड़ा हिचकते हैं, जिससे जो परियोजनाएं हैं वो अच्छे से लागू नहीं हो पाती हैं। इसके बाद है भाषा की बाधा, यानी कि लैंग्वेज बैरियर। तो अधिकांश आईसीटी सेवाएं जो अंग्रेजी या कुछ चुनिंदा भाषाओं में उपलब्ध होती हैं, जबकि भारत जैसे बहुभाषी देश में आम जनता की मातृभाषा भिन्न होती है। अगर सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाए तो इसका प्रभाव सीमित हो जाता है, क्योंकि जो अभी जो सेवाएं चलती है आईसीटी में वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। लेकिन हमारे जो देश में अलग अलग बांग्ला, हिंदी, उर्दू, तो अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, तो वो लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है नीति और नियमों में अस्पष्टता, यानी कई बार सरकारों के पास आईसीटी के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नीति नहीं होती है या पुराने कानून डिजिटल युग के हिसाब से अपडेट नहीं होते हैं।
इससे कानूनी उलझने और प्रशासनिक अड़चनें उत्पन्न होती हैं। यानी सरकार के पास आईसीटी के लिए कोई कानून नहीं है, जो भी है वो पुराने कानून हैं जो कि अब लागू नहीं हो रहे हैं। तो इससे जो है आगे भविष्य में भी और वर्तमान में भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि अभी आप लोगों का कॉपीराइट स्ट्राइक वाला चल रहा था इशू, जो एएनआई की तरफ से दी जा रही थी, तो वो इसलिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार ने जो है ना आईसीटी के लिए कोई अच्छे कानून नहीं बनाए हैं। यानी कि पूरी तरह कॉपीराइट को स्पष्ट नहीं किया है कि फेयर यूज क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है। इसके बाद है वित्तीय संसाधनों की कमी, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आईसीटी प्रोजेक्ट शुरू करने और उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवेश की जरूरत होती है, लेकिन कई बार सरकारों के पास सीमित बजट होता है, जिससे योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और या उनका स्तर कम हो जाता है। यानी सरकार जो है आईसीटी के लिए बजट भी कम लाती है, जिससे जो है योजनाएं अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाती हैं। इसके बाद इसमें हम निष्कर्ष देंगे। तो सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बना सकता है, लेकिन इसके समक्ष कई व्यावहारिक और संरचनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों का सामना डिजिटल साक्षरता को बढ़ाकर, अधोसंरचना को मजबूत कर साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाकर और नीति निर्माण को स्पष्ट एवं समावेशी बनाकर किया जाता है। ये बाधाएं दूर की जाएं तो आईसीटी के माध्यम से उत्तरदायी, पारदर्शी और जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था स्पष्ट की जा सकती है। तो निष्कर्ष में आप लोग क्या करेंगे, ऊपर जो भी होती है उनमें से कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग को निकालेंगे और निष्कर्ष में लिख देंगे, आपका निष्कर्ष तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य पद्धतियों की कमी का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो भारत में पंचायती राज संस्थाएं चल रही हैं उनमें कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण शासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनका उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना और विकास कार्यों के स्थानीय स्तर पर सुचारू रूप से संचालित करना है। संविधान के 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। यानी कि जब आपका 1992 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था, जिससे 3 स्तरीय व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्थापित हुई थी। हालांकि इन संस्थाओं के सामने कई समस्याएं और कार्य पद्धतियों में कमी है, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहली है वित्तीय स्वायत्तता की कमी, यानी कि इनके पास जो है बजट बहुत कम होता है, यानी इनको पैसा बहुत कम मिलता है। तो पंचायती राज संस्थाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी आर्थिक निर्भरता। इनके पास अपने स्रोतों से आय कम होती है और इन्हें राज्य सरकारों से अनुदान या सहायता प्राप्त करनी पड़ती है। अक्सर यह वित्तीय सहायता समय पर नहीं मिलती और इसके उपयोग भी कई शर्तें होती हैं, जिससे ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती हैं। दूसरा है प्रशिक्षण और क्षमता की कमी, यानी कि इन पे प्रशिक्षण भी कम होता है। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में कई लोग अशिक्षित या प्रशासनिक अनुभव से रहित होते हैं। उन्हें शासन, योजना निर्माण, बजट प्रबंधन और कानूनी प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सीमित है, जिससे अनेक निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यानी कई ऐसे ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होते हैं जिनको योजना निर्माण, शासन कैसे करना है, उनके क्या अधिकार हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं होती है। इसके बाद इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, यानी कि जो बड़े नेता होते हैं वो जो है पंचायती राज संस्थाओं पर अपना दबाव बना के रखते हैं। अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करती है। स्थानीय नेताओं, विधायकों या सांसदों का हस्तक्षेप इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर पड़ता है। इसके बाद है भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। तो कई बार पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। निधियों को दुरुपयोग, फर्जी बिल और लाभार्थी चयन में पक्षपात जैसी आम समस्याएं देखने को मिलती हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई लागू होने के बावजूद ग्राम स्तर पर पारदर्शिता का अभाव बना रहता है। यानी कि सरकार ने आरटीआई तो लागू कर दिए, लेकिन तब भी जो है ग्राम स्तर पर पारदर्शिता नहीं हो पाती है। इसके बाद है लैंगिक और सामाजिक असमानता। हालांकि पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण है, फिर भी कई बार इन्हें केवल नाम मात्र प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। असली निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य या प्रभावशाली लोग लेते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर महिला सीट हो जाती है तो महिला खड़ी होती है और वो जीत जाती है, तब भी उसके जो सारे निर्णय होंगे वो उनके पति लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है लैंगिक और सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। इसके बाद है जन भागीदारी की कमी देखने को मिलती है। यानी कि इसमें जो है ग्राम पंचायत जो बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत यानी गाँव के लोग बहुत ही
कम जो है रुचि दिखाते हैं, इनकी जन भागीदारी की कमी होती है। इसके बाद है तकनीकी संसाधनों की कमी होती है, यानी कि ये लोग जो है आईसीटी जो है का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि ये गांव पिछड़े इलाकों के लोग होते हैं, तो इनके पास इतनी जानकारी नहीं होती है, तो कंप्यूटर इंटरनेट जैसी अन्य डिजिटल चीज की ये लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है निगरानी और मूल्यांकन की कमी। पंचायती योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं है, उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कम होता है और कार्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया धीमी और असंगठित रहती है। इसके बाद इसमें हम निष्कर्ष देंगे, तो निष्कर्ष में आपसे ऊपर से क्या करना है, ऊपर से 4-5 हेडिंग निकालनी है और इसमें आपको लिख देनी है। तो पंचायती राज व्यवस्था एक सशक्त लोकतांत्रिक माध्यम है, परंतु वर्तमान में इसकी कार्य पद्धतियों में कई व्यवहारिक और संरचनात्मक कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना, वित्तीय स्वतंत्रता देना, पारदर्शिता बढ़ाना और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना जरूरी है। अगर ये संस्थाएं सही तरीके से कार्य करें तो ग्रामीण भारत का विकास तेजी से संभव है। इसके बाद चलते हैं, तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा है, शासन और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत में कई प्रक्रियाएं शुरू की गई थी। तो विस्तृत यानी कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी। तो यहाँ पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब शासन पारदर्शी और जवाबदेह होता है। इसका मतलब है कि सरकार के कामकाज की जानकारी जनता को हो और अगर सरकार गलती करे तो उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा। जिसमें हमारा सबसे पहला आरटीआई लागू हुआ था 2005 में, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम। तो यह कानून क्या है, तो यह कानून एक ऐतिहासिक कदम था। इसके तहत हर नागरिक को यह अधिकार मिला है कि वह सरकारी दफ्तरों से किसी भी तरह की जानकारी मांग सकता है, जैसे सरकारी योजनाओं का खर्च, भर्ती प्रक्रिया, ठेके आदि। यह कानून सरकार को जवाबदेह बनाता है क्योंकि इससे सरकारी कामकाज पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके बाद आया था लोकपाल और लोकायुक्त कानून, जो कि 2013 में आया था। तो यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आया था और ये उच्च अधिकारियों और नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएं बनाई गई थी। लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें सुनता है और लोकायुक्त जो होता है वो राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए होता है। तो इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित होता है कोई भी कानून से ऊपर नहीं और भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच होगी। इसके बाद ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, रूल एक ऑनलाइन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकारी पोर्टल जैसे आरटीआई ऑनलाइन, MIGOV, PMGDISHA आदि। ये सारी चीजें जो ऑनलाइन लॉन्च की थी, इससे क्या होता है, इससे जो है सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है। इसके बाद आया था नागरिक चार्टर। यह एक दस्तावेज है जिसमें किसी सरकारी विभाग की सेवाएं, समय सीमा, अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। यदि कोई सेवा तय समय पर नहीं मिली तो संबंधित अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। इससे जनता को यह पता होता है कि वह किससे क्या, कब और कैसे मांग सकती है। इसके बाद है सामाजिक अंकेक्षण, यानी कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें आम लोग स्वयं सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा जांचते हैं, जैसे मनरेगा में किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। इससे यह तय होता है कि सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंची है या नहीं। यह जनता को निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देता है। इसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL फाइल। तो जनहित याचिका PIL के माध्यम से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर सरकार की नीतियों या कार्यों को चुनौती दे सकता है यदि वह जनता के हित के खिलाफ हो। यह एक बहुत सशक्त माध्यम है जिससे सरकार को उसके कामों के लिए अदालत के सामने जवाब देना पड़ता है। इसके बाद है नवाचार और तकनीकी प्लेटफॉर्म। सरकार ने कई तकनीकी उपाय शुरू किए जिससे पारदर्शिता बढ़े, जैसे CPGRMS शिकायत निवारण प्रणाली, RTI ऑनलाइन पोर्टल, GPS आधारित निगरानी प्रणाली, यानी कि जैसे सड़क निर्माण, नरेगा आदि। तो ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि जनता की शिकायतें समय पर सुनी जाएं और उनका समाधान हो। इसके बाद निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की रीढ़ है। भारत सरकार ने विभिन्न कानूनों, संस्थाओं और तकनीकी उपायों के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। इन प्रक्रियाओं से जनता की भागीदारी बढ़ी है और प्रशासनिक ईमानदारी को बल मिला है। हालांकि इन सभी उपायों को सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब जनता जागरूक हो, सक्रिय रहे और जागरूक कानून ही एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है
इसके बाद आपकी अगली वीडियो आएगी तो उसमें भी हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।